नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते भाई आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की भी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो भाई कल की क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि कल हमने दोस्तों हिंदी में एक नया चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था वाक्य प्रतिस्थापन। तो उस वाक्य प्रतिस्थापन चैप्टर को आप लोगों ने ज़रूर देख लिया होगा उस वीडियो को। यदि वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो चैप्टर अपने आप में एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वहाँ से आपके एग्जाम में 100% है कि 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज हम फिर आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं हिंदी में, जिसका नाम है संज्ञा सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम दोस्तों, ये आपके वैसे तो अलग अलग चैप्टर्स हैं संज्ञा और सर्वनाम, लेकिन यदि मैं इस बुक की बात करता हूँ तो ये बुक है दोस्तों आपके एसएससी जीडी 2025 की आरडब्ल्यूए की न्यू बुक, अंकित भाटी सर जी की बुक का सॉल्यूशन चल रहा है। तो इसमें आपका संज्ञा और सर्वनाम का जो टॉपिक है इसको दोस्तों कंबाइंड करके एक ही बुक में दिया गया है। और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है टोटल आपको 101 से लेकर क्वेश्चन नंबर 32 तक के क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं। हालांकि दोस्तों इसमें क्वेश्चन श्रृंखला थोड़ी सी कम रह गई है, ये कि प्रैक्टिस के तौर पर, लेकिन ये जो बुक है ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन के आधार पर यह बनाई गई थी। तो भाई आप लोगों को करना क्या है, अभी तो हम आपको संज्ञा सर्वनाम की थ्योरी पढ़ाएंगे, क्या संज्ञा होता है, क्या सर्वनाम होता है, उनके कुछ एग्जाम्पल्स। इसके बाद आपको वो क्वेश्चंस करवाएंगे जो आपके अभी तक के एग्जामों में एसएससी जीडी के द्वारा पूछे गए हैं। फिर इसके बाद आपको कहाँ से क्या प्रैक्टिस करनी है वो सब कुछ वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। तो भाई सभी लोग क्लास में आ जाएंगे और वीडियो को अपने हर एक फ्रेंड हर एक दोस्त के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सभी लोग क्लास में जुड़ सकें। ठीक है भाई, तो आज ये संज्ञा और सर्वनाम का जो चैप्टर ये एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट होने वाला है। आज की एक ही क्लास में इस हम दोनों पॉइंटों को आज एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं और कल से फिर हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा भाई, सभी लोग क्लास में आ जाएंगे। जो लोग अभी तक क्लास में नहीं आए हैं भाई, सभी लोग क्लास को शेयर कर दो अपने हर एक फ्रेंड हर एक दोस्त के साथ में जो भी एसएससी जीडी 2025 की अच्छे से तैयारी करना चाहता है भाई। ठीक है, चलिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप टॉपिक भी देख पा रहे होंगे, जो टॉपिक नंबर है दोस्तों हमारा 11वां टॉपिक है संज्ञा एवं सर्वनाम। इससे पहले हमारे 10 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। यदि उन 10 चैप्टर्स की क्लासें आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको सभी क्लासें मिल जाएंगी चैप्टर वाइज। तो चलिएगा दोस्तों, संज्ञा और सर्वनाम की सबसे पहले तो दोस्तों हम परिभाषा पढ़ेंगे कि संज्ञा है क्या। तो भाई देखो, जब हम दोस्तों छोटी सी क्लास में पढ़ते थे, चौथी पांचवी क्लास में जब हम पढ़ते थे, तो दोस्तों में हिंदी में सबसे पहले व्याकरण में हमें संज्ञा की ही परिभाषा बताई जाती थी। बताओ बताई जाती थी या नहीं? तो आप कहोगे सर जी सर बिल्कुल बताई जाती थी। सबसे पहले हमें संज्ञा और सर्वनाम की ही परिभाषा बताई जाती थी जब भी व्याकरण स्टार्ट होता था। तो वो परिभाषा आज भी दोस्तों आपके काम आएगी। कह रहा है कि संसार में उपलब्ध समस्त वस्तुएं, व्यक्ति, जीव, भाव, स्थान आदि का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, अर्थात नाम ही संज्ञा है। संज्ञा के बिना पहचान या भाषा का प्रयोग संभव नहीं है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जरूरी नहीं कि किताबी कीड़ा बन जाओ कि कोई किताब की भाषा दी गई हो वही आपको परिभाषा याद हो। समझ गए ना भाई? सिंपल सी एक लाइन में मैं संज्ञा की परिभाषा आपको समझा देता हूँ, बस उस पॉइंट को याद रख लो, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इतना याद रख लो कि जो नाम है वही संज्ञा है, जो नाम है वही संज्ञा है, चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो या किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी भाव या किसी स्थान या जगह का नाम हो, तो भाई वही संज्ञा है। समझ गए ना भाई? मेरा कहने का मतलब यह है कि नाम ही संज्ञा, बस परिभाषा खत्म। इतना पूरा आपको समझने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको एक लाइन में समझा दिया कि चाहे वो नाम ही संज्ञा है ना, तो भाई कोई भी हो जिसका जो भी नाम होगा वो अपने आप में क्या है, संज्ञा होगा। चाहे वो कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो या कोई जीव हो, जानवर भी हो सकता है, जीव जानवर भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, या मन का भाव या कोई स्थान, जो भी कुछ हो उसका जो भी नाम है वो अपने आप में संज्ञा होता है। बस इतना याद रखना है। याद हो गया भाई? आगे, संज्ञा विकारी शब्द होते या अविकारी शब्द होते, ये भी पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि संज्ञा सर्वनाम, मैं यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ, बस इसको याद रख लो, कभी दिक्कत नहीं होगी। संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम और आपका क्रिया, क्रिया और आपका विशेषण, क्रिया और विशेषण, ये चारों आपके कैसे शब्द होते हैं? तो आप कहोगे सर ये सभी आपके विकारी शब्द होते हैं। इस पॉइंट को याद रख लो अपने माइंड में कि निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है। तो भाई आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस दे देगा, उसमें आपको पहचान करनी होती है। तो संज्ञा क्या है भाई? विकारी शब्द है, सर्वनाम भी विकारी है, क्रिया भी विकारी है और विशेषण भी विकारी है।
अब भाई इसमें एक परिभाषा दी गई कि संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसमें किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल देखो कि सूरज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक है। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है आप बताओ। आप कहोगे जो बात हो रही है वो हो रही है सूरज की। अब जो सूरज नाम का जो भी व्यक्ति होगा उसका नाम क्या है, सूरज है। तो जब नाम सूरज है तो सूरज क्या है भाई, आप कहोगे सर सूरज एक क्या है, संज्ञा है। इलाहाबाद, इलाहाबाद क्या है दोस्तों, तो आप कहोगे सर ये स्थान का नाम है, जगह का नाम है। तो इलाहाबाद एक ही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा इलाहाबाद तो है नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगी भाई, आप कहोगे सर ये भी सर संज्ञा हो जाएगी। विश्वविद्यालय, भाई देखो विश्वविद्यालय जिसको यूनिवर्सिटी इंग्लिश में बोलते तो ये भी एक नाम ही है। ये किसका नाम है, तो ये भी आप कहोगे सर ये स्कूल का ही नाम है। शिक्षक, शिक्षक क्या होता है, ये भी एक संज्ञा है। शिक्षक किसी व्यक्ति का ही नाम होगा, चाहे वो व्यक्ति हो या वो महिला हो, यानी कि आएगा तो व्यक्तिवाचक आएगा तो वही व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही, यानी कि ये क्या हो जाएगा। ये तो खैर आपका शिक्षक जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। अभी हम आपको बताएंगे कि संज्ञा के कितने भेद होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन होती है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, सब कुछ बताएंगे अभी आपको, ठीक है। बस चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके समझते चलो। तो शिक्षक क्या है, तो ये भी आपका संज्ञा है। तो कौन सी संज्ञा, तो ये वैसे जातिवाचक संज्ञा में आ जाती है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर किसी शिक्षक का नाम होता तो ये एक वचन उसमें आ जाती है, क्या नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। आगे कहा गया कि क्योंकि ये हमेशा क्रमशः किसी व्यक्ति, स्थान या पद का बोध करा रहे हैं तो यह भी आपके क्या है, सभी संज्ञा शब्द होते हैं। बताओ बात समझ में आई या नहीं। जो मैंने आपको परिभाषा नोट कराई थी कि संज्ञा क्या है, संज्ञा एक नाम है, चाहे वो किसी व्यक्ति, स्थान, भाव, जीव या भाव के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। तो भाई संज्ञा की परिभाषा समझ गई, एग्जाम्पल भी बता दिया। सूरज नाम है, इलाहाबाद जगह है, विश्वविद्यालय भी जगह है, और शिक्षक किसी पद का नाम है तो ये भी संज्ञा हो जाएगी। अब बात करते हैं कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। भाई देखो संज्ञा के भेद कितने होते हैं, एग्जामिनर जो होता है भाई नॉर्मली इतना ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो आप कहोगे सर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने बताओगे, तो आप कहोगे सर संज्ञा के जो भेद होते हैं वो 5 भेद होते हैं, ठीक है। इसको अपने कॉपी में नोट कर लेना मेरे भाई कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो आप कहोगे सर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा है आपका भाववाचक संज्ञा। भाई देखो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप कहोगे सर एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आप संज्ञा के 5 भेद बताना, ठीक है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। उम्मीद करते हैं ये पांचों संज्ञाएं आपको याद हो गई होंगी। आगे यहाँ पे एक पॉइंट भाई नोट करके दिया गया है कि आधुनिक हिंदी में संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं, क्योंकि समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा ये सामान्यतः जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती हैं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। आप कहोगे सर अभी तो आपने 5 प्रकार बताए थे संज्ञा के, लेकिन अब आप 3 भेद बता रहे हो। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। वैसे तो आप कहोगे सर संज्ञा के देखा जाए तो संख्या के आधुनिक हिंदी में उन्होंने 3 भेद माना है। क्यों, क्योंकि जो आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है और समूहवाचक, ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं, द्रव्यवाचक और आपका समूहवाचक। लेकिन सामान्यतः हिंदी में देखा जाए तो संज्ञा के आपको 5 भेद बताने हैं। अब आप कहोगे सर इसमें तो भाई कंफ्यूजन हो गई, एग्जाम में आएगा तो हम क्या बताएंगे। देखो एग्जाम में वो एग्जामिनर क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछेगा। यदि आपसे सिंपल पूछेगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आपको हमेशा 5 भेद ही लगाना है। यदि आपसे इतना कहा जाए कि बताइएगा कि आधुनिक हिंदी में संज्ञा के कितने भेद माने गए हैं, जब शब्द ये आधुनिक हिंदी आ जाए तब आपको 5 नहीं लगाना है। ये बात याद रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। जब आधुनिक हिंदी का पूछा जाए तो आधुनिक हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपको 3 भेद बताना है, ठीक है भाई। इसको बस आपको याद रखना है। और यदि नॉर्मली पूछ ले कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो 5 भेद बताने हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की। पहला पॉइंट क्या था भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है कि जिस शब्द में किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु या स्थान का नाम का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जैसे कि महात्मा गांधी दिया गया है एग्जाम्पल में, दिल्ली है, रामायण है आदि, और भी बहुत सारे हैं। आपको मैं एक तरीका बताता हूं व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचान करने की। आप कैसे पहचानेंगे कि ये व्यक्तिवाचक ही संज्ञा है।
देखो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है ये दुनिया में अकेली होती है, ये दुनिया में अकेला होता है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं होता है। ये बात अपने माइंड में सेट कर लो, बस परिभाषा वहीं से बन जाएगी, तभी आप व्यक्ति। अब वैसे आपको परिभाषा खूब याद हो कि आपको पता है कि सिर्फ विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वो तो बात ठीक है कि वस्तु का नाम हो, लेकिन वो नाम कैसा हो, वो नाम अकेला हो। दुनिया में जो चीज़ दुनिया में अकेली होती है वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाती है। जैसे कि महात्मा गांधी, भाई महात्मा गांधी अकेला एक ही व्यक्ति था, एक ही व्यक्ति थे भाई महात्मा गांधी, और इसके अलावा तो ऐसा कोई है नहीं कि महात्मा गांधी के अलावा तो कोई दूसरा महात्मा गांधी हो उन्हीं की शक्ल का, भाई ऐसा तो है नहीं। दिल्ली भाई एक ही है क्या, दूसरी जगह भी दिल्ली है क्या कहीं, भी आप कहोगे नहीं, कहीं पर भी नहीं है। भाई रामायण, रामायण भी एक ग्रंथ का नाम है क्या, रामायण के अलावा दूसरी भी कोई रामायण है, तो आप कहोगे जी सर नहीं है। तो ये सभी क्या है, ये दुनिया में अकेली हैं। जब ये दुनिया में अकेली है तो हमेशा आपको ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती हैं। सेकंड पॉइंट आता है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। देखो भाई अभी मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा में बताया कि जो वस्तु दुनिया में अकेली है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब भाई जातिवाचक संज्ञा को समझो। जातिवाचक संज्ञा में इसमें बोला है कि जिस शब्द में किसी एक जाति या वर्ग के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे देखो भाई जातिवाचक जो संज्ञा होती है वो क्या करता है, वो जातियों को डिनोट करेगा। कैसे कि जिसके जैसे बहुत सारे हों, जिसके जैसे बहुत सारे हों, वो जातिवाचक संज्ञा के अंदर काउंट किए जाते हैं। देखो भाई व्यक्तिवाचक दुनिया में अकेला होगा और जातिवाचक बहुत सारे होंगे, क्योंकि ये जाति नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये पूरी जाति का वर्णन कर रहा है, पूरी जाति को ये बता रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। बताओ याद हुई कि नहीं। देखो मैं परिभाषा मैं देखो चीज़ें आपको हमेशा बताता हूँ कि चीज़ें मैं याद नहीं करवाता हूँ, केवल समझाता हूँ। यदि आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो भी याद तो ऑटोमेटिक ही हो जाएंगी, और अपने आप से भी चीज़ों को आप बनाना भी सीख जाओगे। तो याद तो करना ही नहीं है, बस समझना है। तो और जिसको भी संज्ञा सर्वनाम में कोई भी दिक्कत हो तो भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, लास्ट तक जुड़े रहोगे, क्लास में चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब भाई देखो जातिवाचक संज्ञा में मैंने आपको समझाया है कि जिसके जैसे बहुत सारे लोग हो। अब भाई एग्जाम्पल जैसे कि लड़का। अब भाई लड़का क्या दुनिया में अकेला एक ही है, भाई देखो लड़के जैसे बहुत सारे लड़के हैं भाई, बहुत सारे लड़के हैं। अब जैसे नदी, क्या नदी दुनिया में अकेली है, भाई नदी दुनिया में अकेली नहीं है, नदी जैसी बहुत सारी नदियां हैं। तो ये नदी जो है ये एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है जो बहुत सारी नदियों का वर्णन कर रहा है। यदि यहाँ पर किसी नदी का नाम होता कि गंगा नदी, तो गंगा नदी क्या है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उस नदी का नाम बताया गया है। यहाँ पर क्या किया गया है, उस नदी का नाम बताया गया है। जब नाम बता दिया जाता है तो वो दुनिया में अकेला होता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाता है। अब जैसे हो जाए, दो यदि आपको नदी का कोई नाम दिया जाएगा तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। यदि नदी में कोई नाम ना दिया जाए, नदी का केवल नदी दे दिया जाए, तो वो आपका जातिवाचक, क्योंकि नदी जैसी बहुत सारी नदियां होती हैं। गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, बहुत सारी नदियां हैं। ठीक वैसे ही दोस्तों आपका पर्वत आ जाता है। अब यदि किसी पर्वत का नाम होता कि हिमालय पर्वत है या गॉडवेन एस2 है, K2 है, कंचनजंगा है, बहुत सारी पर्वत आ जाती हैं, अरावली है। यदि इनके कोई नाम बता दिया जाए तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। लेकिन यहाँ पर नाम तो है नहीं भाई, पर्वत जैसे बहुत सारे पर्वत हैं। जब बहुत सारे पर्वत है तो ये जाति का बता रहा है भाई। ऑप्शन नंबर क्या कहोगे सर, ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। तो ये लड़का, नदी, पर्वत, ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ये कोई नाम तो है नहीं, ये क्या है, ये पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, तो इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे देखो, आगे दिया गया समूहवाचक संज्ञा। इसमें तो भाई कुछ समझाना भी नहीं पड़ेगा, आप लोग नाम सुनते ही परिभाषा याद हो गई होगी। कहोगे कि सर जो समूह की बात कर रहे वही समूहवाचक संज्ञा है। जहाँ पर समूह की बात होती है, जहाँ पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक समूह बन जाता है, एक समुदाय बनता है, वही तो समूहवाचक संज्ञा है। बस परिभाषा याद हो गई, परिभाषा याद हो गई। जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उसे हम समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कक्षा। अब भाई देखो कक्षा जो होती है क्लास, क्लास की यहाँ बात हो रही है। अब जब हम स्कूल में पढ़ते तो भाई कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते थे, बहुत सारे बच्चे होते थे भाई, 50, 60, 100 जितने भी बच्चे हो वो, लेकिन वो क्या होते थे, वो एक ही क्लास में एक ही साथ पढ़ा करते थे। तो वो उनका क्या है, एक समूह है, एक कक्षा का समूह है। अब भाई देखो सभा बुलाएगी, सभा में देखो बहुत सारे लोग बुलाए जाते हैं, तो उसमें क्या है, लोगों का एक समूह बनता है, तो वो भी समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सेना। अब भाई देखो सेना का मतलब जानते हो कि सेना कभी अकेला एक व्यक्ति नहीं होता कि वो अकेले जा रहा है तो वो सेना है। सेना का मतलब होता है बहुत सारे सैनिक मिलकर एक सेना बनती है।
तो ये आपका सेना हो जाएगा। पुलिस, अब भाई देखो पुलिस जैसे बहुत सारे आपके पुलिस में, पुलिस भी आपका, आप कहोगे सर पुलिस तो जातिवाचक संज्ञा है। भाई देखो जातिवाचक संज्ञा इसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आपका समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं आ जाती हैं। तो पुलिस को हम मान तो सकते हो, तब मानेंगे जब ऑप्शन में समूहवाचक ना दिया जाए। ठीक है, वैसे तो आपको समूहवाचक संज्ञा ही लगानी है कि पुलिस आ गई तो पुलिस में एक व्यक्ति थोड़ी अकेला आएगा, पुलिस में बहुत सारे लोग आएंगे, तो वो भी एक समूह बनाकर आते हैं। बात समझ में आ गई। टुकड़ी है, टुकड़ी भी शब्द आ जाती है कि सेना की टुकड़ी जा रही है, तो ये भी आपके समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि जो लोग समूह की हो, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हों, वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। बात समझ में आ गई। परिभाषा याद हो रही है या नहीं? देखो मैं आपको परिभाषा बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जिसको चीज़ें ना समझ में आ रही तो भी बता देना कमेंट करके। पहली बात तो ऐसा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको चीज़ें समझ में ना आती हों। आगे देखो कह रहा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा, ये भी आप बड़ा ही आसानी से पहचान लोगे। सुनने में कह रहा है कि द्रव्य, द्रव्य क्या होता है? जो आपका लिक्विड चीज होती है, द्रव्य उसी को बोलते हैं जो लिक्विड होता है। द्रव्य जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में, ठोस द्रव्य गैस, ये तीन अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की, ठोस द्रव्य गैस, चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है, वो तो खैर अलग बात है। लेकिन ठोस द्रव्य गैस, तो द्रव्य क्या होता था? एक तरल पदार्थ होता था, तो लिक्विड होता था। तो वही तो है ये कि जो संज्ञाएं जिसमें मापा जा सके, तोला जा सके या गिना ना जा सके। देखो जिसको हम गिन नहीं सकते हैं लेकिन माप सकते हैं और उसको तौल सकते हैं, तो ये आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण में आ जाती है। जैसे भाई एग्जाम्पल, जैसे कि सोना, भाई सोना को तोला जाता है, 1 तोला 2 तोला। चांदी को भी तोला जाता है। पानी को भी पानी को क्या किया जाता है? मापा जाता है, 1 लीटर 2 लीटर, है ना। पानी को लीटर में नापते हैं, दूध भी नापते हैं, 1 लीटर दूध 2 लीटर, तेल भी नापेंगे 1 लीटर 2 लीटर में। यानी कि क्या है कि दूध है, तेल है, पानी है, चांदी है, सोना, इसको हम एग्जैक्ट तौल कर, नाप तौल करके इसको हम बता सकते हैं। अब भाई मैं आपसे कहूँ दूध को गिनो, तो क्या आप दूध को गिनोगे? भाई आप कहोगे नहीं सर हम दूध को नहीं गिन सकते हैं। तो भाई जिस चीज को गिना ही नहीं जाएगा तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण बिल्कुल भी नहीं होगा। ये चीज अपने दिमाग में सेट कर लो। जिस चीज को गिना नहीं जा सकता है वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कभी भी नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि जिसको मापा जाए या तौला जाए वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सोना, चांदी, पानी, दूध, तेल, शक्कर, जो भी आपकी चीजें जिनमें इसको तौला जाता है वो आपके सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। समझ में आ गई? अभी तक मैंने आपको 4 संज्ञाएं पढ़ाई। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, चारों अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चारों की परिभाषाएं बिल्कुल आपके अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों 5वीं पॉइंट है कि भाववाचक संज्ञा। देखो सुनने में क्या लग रहा है? भाव, भाव कहाँ जागृत होता है? तो भाव हमारे मन में जागृत होता है। हमारे गुण को भाव कहा जाता है। तो देखो जिस शब्द में किसी प्राणी अथवा पदार्थ, चाहे वो पदार्थ की अवस्था हो, उसका गुण, उसका भाव या उसकी अवस्था आदि का बोध होता है, वहां पर भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखो भाववाचक संज्ञा को याद करने का तरीका और भाववाचक संज्ञा को पहचान करने का तरीका, एक बात हमेशा याद रखना, भाववाचक संज्ञा हमेशा आदृश्य होती है। कैसी होती है? आदृश्य। आदृश्य का मतलब जानते हो आप लोग? जो चीज हमें नहीं दिखाई देती है। बात समझ में आई या नहीं बताओ? जो चीज हमें नहीं दिखाई देती है वो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे प्यार। अब गुस्सा आ गया। अब भाई आप जैसे गुस्सा हो तो गुस्सा किसी को दिखाई थोड़ी देता है, वो अदृश्य होता है। भाई आपके मन के अंदर का भाव है, गुस्सा है, क्रोध है, आप निराश हो, आपके अंदर उत्साह जागृत हो गया, भाई आपके अंदर क्रोध आ गया, तो भाई क्रोध जो हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन आपके अंदर जो भाव उत्पन्न होता है उसी को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्योंकि ये सारी चीजें कैसी होती, अदृश्य होती, इनको हम कभी देख नहीं सकते। अब कोई व्यक्ति गुस्सा है तो आप उसका भाव देखकर पहचान जाओगे, लेकिन गुस्सा नहीं दिखाई देगा कि गुस्सा होता कैसा है, ये आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसका ये अंदर का जो भाव है ये आप पहचान सकते हो। तो बस कहने का मतलब ये है कि जो चीज अदृश्य है, जो चीज हमें नहीं दिखाई देती है, वही आपकी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। उम्मीद करते हैं ये परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी, किसी को कोई समस्या परेशानी नहीं हुई होगी। चलिएगा अभी, बहुत बढ़िया। तो भाई संज्ञा आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब देखिएगा, अब मैं आपसे बात करूंगा सर्वनाम के बारे में। तो भाई ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है इस क्लास में जिसको लग रहा हो कि सर मुझे संज्ञा वाला परिभाषा अच्छे से याद नहीं हुआ या समझ में नहीं आया। जिसको ना समझ में आया तो कमेंट कर देना। यदि समझ में आ गया हो तो भाई एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि जी सर बहुत बढ़िया, समझ में आ गया है, सारी चीज़ें क्लियर है। ठीक है भाई, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ा है और इससे सरल भाषा में बता दूं,
इससे कोई सरल भाषा नहीं हो सकती है। जिस भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, इससे सरल भाषा कोई हो नहीं सकती है। अब वही बात करते हैं सर्वनाम की। अब देखो संज्ञा आप लोगों ने पढ़ लिया, संज्ञा के 5 भेद होते थे, सभी लोगों ने पढ़ लिया। कौन कौन से होते हैं ये भी बताया, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। और ये भी बताया कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे करेगा कि आधुनिक हिंदी में बताना है 3, और केवल हिंदी में पूछेगा तो हिंदी में कितने होते हैं, 5 भेद बताना है बस। ठीक है। अब चलिएगा मैं बात करता हूँ सर्वनाम की। भाई सर्वनाम की परिभाषा आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। भाई कहा गया कि वाक्यों में एक संज्ञा प्रयुक्त होने के बाद उसी संज्ञा के प्रयोग की आवश्यकता हो तो संज्ञा के स्थान पर उसके स्थान पर वह, उसका, आप, ये, वो, हम, हमको, ऐसे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और ये भी देखो विकारी शब्द होते हैं। मैंने आपको बताया था कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये सभी क्या है, विकारी शब्द होते हैं। और जो संज्ञा के स्थान पर हो उसी संज्ञा के संबंध में प्रयुक्त हो जाते हैं वही सर्वनाम होते हैं। जैसे कि वह, उसका, तुम, मैं आदि, ये, वे, वो, यह, वह, बहुत सारे दोस्तों आपके एग्जाम्पल हैं। बात समझ में आ गई? बहुत सारे आपके एग्जाम्पल हैं। अब याद देखो, यहाँ से समझो सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर जिसका प्रयोग किया जाए वही आपका सर्वनाम है। जैसे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, एग्जाम्पल समझिएगा, छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगा कि सोहन पढ़ता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि सोहन पढ़ता है, सोहन पढ़ता है। यदि मैं आपसे कहूँ ये कैसा वाक्य है तो आप कहोगे सर ये संज्ञा है। इसमें संज्ञा क्या है, सोहन पढ़ता है। तो आपसे मैं कहूँ ये क्या है तो आप कहोगे सर ये तो संज्ञा है। तो मैं आपसे पूछूं कि संज्ञा इसमें क्या है तो आप कहोगे सर सोहन संज्ञा है। अब इसको भाई सर्वनाम में इंटरचेंज करना है। मैं आपसे कहूँ सोहन पढ़ता है, इसका सर्वनाम बताइए, तो आप क्या कहोगे सर, आप कहोगे सर वह पढ़ता है। आपने इसको भाई क्या कर दिया, भाई वह पढ़ता है। तो भाई देखो सोहन के स्थान पर मैंने किसको ले लिया, आप कहोगे सर मैंने यहाँ पर वह को ले लिया। सोहन किसी का नाम था, सोहन किसी का नाम था जो कि एक संज्ञा है। अब मैंने सोहन के स्थान पर लिख दिया वह, और वह एक सर्वनाम है, वह पढ़ता है। तो वही मतलब कहने का क्या हुआ कि संज्ञा के स्थान पर, जो अभी मैंने परिभाषा में बताई थी कि संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है वही आपका सर्वनाम होता है। तो इसका मतलब है सोहन पढ़ता है संज्ञा है और वह पढ़ता है जिसमें से वह सर्वनाम है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी सारी चीजें, सबको समझ में आ गई होगी। तो चलिएगा अभी आगे मैं बात करता हूँ सर्वनाम के भेदों की। अभी तक जैसे आपने संज्ञा के भेद पढ़े थे, 5 भेद होते हैं, ठीक वैसे ही सर्वनाम के दोस्तों आपके 6 भेद बताने हैं। सर्वनाम के आपको 6 भेद बताने हैं। कौन कौन से अभी मैं आपको बात करता हूं। अब भाई देखो कुछ लोग एग्जाम हॉल में गलतियां करते हैं, जानते हो क्या गलतियां करते हैं? कुछ लोग तो भाई 6 भेद लगा देते हैं और कुछ लोग 11 लगा देते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता है कि 6 होता क्या है और 11 होता क्या, 6 और 11 में अंतर क्या है। देखो सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम के कुल प्रकार कितने होते हैं तो कुल प्रकार 11 बताना है। ठीक है भाई, प्रकार पूछेगा तो आपको 11 बताने हैं। सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं तो प्रकार आपको 11 बताने हैं। यदि सर्वनाम के आपसे भेद पूछेगा, भेद, तो भेद कितने बताने भाई, आप कहोगे सर भेद तो हमको 6 बताने हैं। भेद आपको 6 बताने हैं और प्रकार आपको 11 बताने। इस चीज़ को अपने माइंड में याद कर लो, गलतियां आपसे कभी नहीं होंगी। आप एग्जामिनर आपसे खुद को प्रश्न को देखो, एग्जामिनर हमेशा सही प्रश्न पूछता है लेकिन हम उसके प्रश्न का जवाब जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। अब जैसे भेद पूछेगा तो 6 बता देंगे। कुल सर्वनाम कितने हैं भाई, कुल सर्वनाम आपके 11 हैं। जैसे कि मैं, तू, आप, सो, जो, यह, वह, क्या, कौन, कोई, कुछ। तो ये जितने आपके 11 प्रकार हैं, 11 प्रकार हैं, तो ये सभी सर्वनाम के भेद हैं। और प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद हैं और 3 आपके पुरुषवाचक उपभेद भी इसमें काउंट किए गए हैं। मतलब उपभेद है, इसमें भी पुरुषवाचक को भी काउंट किया गया। जैसे आपका मध्यम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक और कौन सा होता है, मध्यम, मैं, हम, उत्तम, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और मैं, हम, उत्तम, तू, तुम, मध्यम और शेष अन्य पुरुष। मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष, ये आपके 3 अलग आ जाते हैं। ठीक है भाई, अभी मैं आगे बताऊंगा चीज़ों को। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, केवल इनके 6 भेद पढ़ने हैं सर्वनाम की। कौन कौन से होते हैं भाई देखो, पहला होता है पुरुषवाचक, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। और
6 के 6 भेद आपके बिल्कुल आसान है, उंगलियों पर आ जाएंगे आपके सारे भेद, अच्छे से समझ में आएंगे भाई। देखो सबसे पहले मैं परिभाषा लूंगा पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है भाई? देखो थ्योरी को पढ़ लो, जब एग्जाम्पल वाले जो क्वेश्चंस कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछेंगे भाई, उन्हें आप लोग एक एक सेकंड में क्वेश्चन को कर लोगे भाई, एक एक सेकंड में। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक द्वारा स्वयं के लिए अथवा अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, यह, वह आदि। अब भाई उदाहरण देखो, सबसे इंपॉर्टेंट तो उदाहरण ही है, एग्जामिनर आपसे उदाहरण ही तो पूछेगा, और उन्हीं में तो हमें संज्ञा सर्वनाम की पहचान करनी होती है। कह रहा है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो आप कहोगे सर इसमें आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब भाई देखो पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद कितने होते हैं, तो भाई देखो इसके 3 उपभेद देते हैं। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? देखो मैं आपको बताता हूँ। पहला तो होता है उत्तम पुरुषवाचक, पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक। दूसरा आपका होता है मध्यम पुरुषवाचक, दूसरा आपका होता है मध्यम पुरुषवाचक, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। तीसरा क्या होता है मेरे शेर? आप कहोगे सर तीसरा होता है अन्य पुरुष। बताओ यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं? तीसरा क्या होता है भाई? अन्य पुरुष। यानी कि इसके जो टोटल भेद होते हैं वो 3 उपभेद होते हैं पुरुषवाचक के, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक। ठीक है। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, यह वाक्य कैसा? तो आप कहोगे सर ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तुम एक बहादुर लड़के हो, ये कैसा है? तो आप कहोगे सर ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। बात समझ में आ गई? यदि मैं आपसे कहूं कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ये किस पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम या अन्य? तो मैं, हम, उत्तम, तो भाई ये आपका हो जाएगा उत्तम पुरुषवाचक। कौन सा होगा मेरे शेर? तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा आपका उत्तम पुरुषवाचक। मैं, हम उत्तम, तू और तुम मध्यम, और ये किस पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण? तो ये आपको सर ये आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। मैंने आपको बहुत ही डीपली यहाँ पे समझा दिया, चीजें समझ में आ गई होंगी। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिसमें मैं, तुम, यह, वह आदि, ये, वो, सो, जो, ये शब्द आ जाते तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 उपभेद होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। अब भाई एग्जाम्पल आपके सामने। अब भाई देखो इनके उपभेदों के बारे में मैं आपसे पढ़ता हूं। जैसे यहाँ पे दिया कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक क्या होता है? कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता स्वयं के बारे में बताने के लिए कार्य करता है। यानी कि वो स्वयं, कि मैं एक विद्यार्थी हूं, तो यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं अपने स्वयं की बात कर रहा हूं। मैं लगा दिया तो मैं अपने स्वयं की बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि हम कल दिल्ली जाएंगे, तो यहाँ पर कौन जाएगा? हम जाएंगे। यानी कि यहाँ पर भी मैंने किसकी बात की? अपने स्वयं की बात की। वक्ता होता है बोलने वाला, जो बोलने वाला व्यक्ति है वो स्वयं को बताने के लिए करता है, तो वहां पर आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि मैं और हम, मैं और हम से आप यदि कोई भी वाक्य बनाएंगे तो वो वाक्य आपके स्वयं के लिए ही बनेगा। मैं और हमसे कोई भी एक वाक्य बना लो, आप लोग अपने मन में कोई भी सेंटेंस बना लो, तो वो वाक्य आपको आपको स्वयं को ही भाई अर्थ स्पष्ट करेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो भाई कौन खाना नहीं खाएगा? मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो यहाँ पर मेरी बात हो रही है ना, मैं स्वयं की बात हो रही है। जैसे भी मैंने बोल दिया कि हम कल स्कूल जाएंगे, तो कौन जाएगा? हम जाएंगे ना। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? मेरी स्वयं की बात हो रही है। तो यानी कि जहां पर वक्ता जो बोल रहा है व्यक्ति वो स्वयं की बात कर रहा है, तो वहां पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? आप कहोगे सर अच्छे से समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला देखो मध्यम पुरुषवाचक। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है, सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है। जैसे एग्जाम्पल समझो, तू, तुम या आप। देखो मध्यम पुरुष में क्या होता है? जब 2 व्यक्ति होते हैं आपस में बातें कर रहे हैं, जब कोई 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, तो आप उससे क्या कहोगे भाई? जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं किससे बात कर रहा हूँ? मैं आप लोगों से ही तो बात कर रहा हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं या जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, मैं उसी से तो बात कर रहा हूँ। जैसे मैं एग्जाम्पल एक मेरे और आपके बीच में यहाँ पर होने वाला है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो। जैसे मैंने क्या बोला? आप। भाई कौन सुन रहा है? भाई आप सुन रहे हो। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो भाई आप क्या हो गए भाई? मैं हो गया वक्ता और आप हो गए सुनने वाले व्यक्ति। तो आप किस में आ जाएंगे भाई? मध्यम पुरुष। जब 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, भाई तुम चले जाओ। अब भाई मैं किससे बोल रहा हूँ? कि भाई अब जैसे आपका कोई बड़ा भाई या छोटा भाई, आप उससे कहोगे भाई तुम आगरा चले जाओ,
तुम आगरा चले जाओ। अब भाई तुम आगरा चले जाओ किससे बोलोगे? किसी दूसरे ही व्यक्ति से बोलोगे कि अपने आप से बोलोगे? भाई अपने आप से बोलेंगे तो हम सीधे बोलेंगे कि हम आगरा जाएंगे, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन तुम आगरा जाओगे तो भाई ये तुमने किससे बात की? किसी अन्य व्यक्ति से बात की जो आपकी बातों को सुन रहा है। तो वो क्या हो गया? वहां पर मध्यम पुरुषवाचक बनेगा। तू, तुम, आप चले जाएं, तुम चले जाओ, तू चला जाए, ये सभी क्या है? ये मध्यम पुरुषवाचक के उदाहरण है। कहने का मतलब ये है कि जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति सुन रहा है, तो भाई उस वहां पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। आगे दिया है अन्य पुरुषवाचक। देखो अन्य पुरुषवाचक क्या होता है? देखो एक परिभाषा मैं आपको बताता हूं। और उत्तम पुरुषवाचक अकेला व्यक्ति होगा, सिंगल होगा, अपने लिए बात कर रहा होगा। मध्यम पुरुष में दो लोग होंगे, एक बोल रहा होगा, तीसरा दूसरा सुन रहा होगा। और अन्य पुरुषवाचक में आपके तीन लोग होंगे। तीन लोग होंगे भाई, एक तो भाई बोल रहा होगा, दूसरा सुन रहा होगा और तीसरे के बारे में बात चल रही होगी। बात समझ में आ गई? अन्य पुरुषवाचक में तीन लोग आपस में होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि तीन लोग ही हों, लेकिन वो तीसरा व्यक्ति के बारे में बात करेगा। जैसे कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, बोलने वाला, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने हेतु कार्य करता है, वहां पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। मतलब कहने का यही है कि जैसे मान लो भाई मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे बोलूं कि सरदार भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी थे, महान क्रांतिकारी थे। तो भाई यहाँ पे मैं बात किसकी कर रहा हूँ? तीसरे व्यक्ति। तो तीसरे व्यक्ति कौन है? वो सरदार भगत सिंह की मैं बात कर रहा हूँ। और मैं आपसे बोल रहा हूँ तो आप मेरी चीज़ों को सुन रहे हो। तो मैं हो गया वक्ता, आप हो गए सुनने वाले, और बताने वाला कौन है? भाई सरदार भगत सिंह जी हैं, जिनके बारे में मैं आप बता रहा हूँ। तो भाई ये क्या मैं आपको बताया? मैं आपको तीसरी चीज़ के बारे में वर्णन करके समझा रहा हूँ, तीसरे व्यक्ति के बारे में आपको बताने का कार्य कर रहा हूँ। तो क्या हुआ? तो वो अन्य पुरुष हो गए। तो यानी कि जो सरदार भगत सिंह हो गए वो क्या हो गए? वो अन्य पुरुषवाचक में आ जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल और समझो कि मैंने आपसे कहा कि यह कुत्ता काला है। यह कुत्ता कैसा है? भाई काला है। अब भाई कुत्ता कैसा है? काला है। मैं किससे बोलूंगा कि यह कुत्ता काला? मैं आपसे बता रहा हूं कि यह कुत्ता काला। तो यहाँ पे तीसरा व्यक्ति कौन आया? भाई कुत्ता। अब देखो व्यक्ति हो या जीव हो, जानवर हो, कोई भी हो सकता है। तो वो क्या हो गया? भाई तीसरा आ गया ना। तो तीसरे में कुत्ते के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर जो वर्णन होगा वो तीन लोगों का हुआ है। जैसे मैं बोलूं कि वह लड़की बहुत सुंदर है, तो वह लड़की सुंदर है, तो मैं आपसे बोल रहा हूं, तीसरा अन्य पुरुष कौन हो गया? वो लड़की हो गई। ठीक है भाई। ये पुस्तकें मेरी हैं, ये पुस्तकें मेरी हैं, तो मैं किसी और से कहूंगा कि भाई ये पुस्तकें मेरी हैं। तो यहाँ पर भी तीसरा संकेत किसकी ओर गया? भाई पुस्तक की ओर। तो पुस्तक क्या हो जाएगी? अन्य पुरुषवाचक में, मतलब ये पुस्तक मेरी, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको दो दो तीन तीन एग्जाम्पल से सारी चीज़ें आपको समझा दी। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आ गए। इनके तीन उपभेद होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। अब बात आती है भाई निजवाचक सर्वनाम की। भाई देखो ये सब परिभाषा बहुत ही आसान है। निजवाचक सर्वनाम, यहाँ पे एक शब्द लगा है स्टार्टिंग में, निज। निज का मतलब होता है निजी। निजी का मतलब कह दो तो यानी कि स्वयं की बात हो रही है, स्वयं की बात हो रही है। कि जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं यानी कि खुद के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि मैं इसमें स्वयं अपने लिए ही बातें करूंगा, वो निजवाचक सर्वनाम है। जैसे आप, स्वयं, अपने, आप, ये वाले जो शब्द होते हैं, अपने आप, स्वयं, ये सभी शब्द जो होते हैं ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। एग्जाम्पल कि तुम्हें यह काम स्वयं करना है। अभी कौन करेगा? भाई मैं खुद करूंगा। यहाँ पर स्वयं का मतलब क्या होता है? भाई खुद से मतलब होता है। किससे मतलब होता है? तो यानी कि खुद से। तुम्हें यह काम खुद करना है या तुम्हें यह काम स्वयं करना। तो ये कौन सा उदाहरण है? तो निजवाचक। जहां पर काम मैं स्वयं करूं, अपने आप करूं, वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। मैं अपने आप से ही हिंदी सीख गया। भाई मैं तो अपने आप से ही हिंदी सीख गया। भाई किससे सीखा? अपने आप से। मैं स्वयं से सीखा, तो भाई किसका उदाहरण? तो आप कहोगे सर ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। बताओ भाई बात समझ में आई या नहीं? बताओ भाई सभी लोग, बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? यदि बातें समझ में आ रही हो, आपको लग रहा है कि भाई मज़ा आ गया आज क्लास में, आपने एक एक चीज़ों को भाई बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करके अच्छे से समझा दिया है, तो भाई वीडियो को लाइक कर दो। भाई लाइक करने में फिर क्यों संकोच कर रहे हो भाई आप लोग? तो भाई वीडियो में लाइकों की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए भाई, कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई। तो लाइक कर देंगे। और हमारे जो भाई बहन पहली बार क्लास में जुड़े हैं, पहली बार क्लास को देख रहे भाई, उनसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन यहाँ से मिलता रहे। अब मैं बात करता हूँ निश्चय। भाई निश्चय का मतलब होता है कि भाई आप इस बार निश्चय एग्जाम में पास हो जाओगे। भाई निश्चित है, ये बात निश्चित है। तो निश्चित से समझ गए होंगे, परिभाषा भी आप लोग खुद से भी बना लोगे। जिस सर्वनाम में वक्ता किसी वस्तु का निश्चित बोध कराता है। तो भाई देखो मैं आपसे निश्चित बोध करा रहा हूँ कि इस बार यदि आप लोगों ने मेहनत कर ली एसएससी जीडी में ताबड़तोड़,
तो भाई सिलेक्शन ले जाओगे। तो यहाँ पे मैंने निश्चित कर दिया है कि मेहनत करोगे तो भाई सिलेक्शन भी निश्चित ही है। तो भाई चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो वस्तु आपके पास हो या दूर हो। भाई एग्जाम तो बहुत दूर है, जनवरी में फरवरी में है एग्जाम, तो एग्जाम तो दूर है भाई, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैंने निश्चित कर दिया, अभी मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। तो भाई निश्चित है ना, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। भाई क्या है कि चाहे वो वस्तु दूर हो या पास हो, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि यह वह वे, यह वह वे आदि। एग्जाम्पल अब देखो, अभी तक देखो तो मैं आपको एक ऐसा ही उदाहरण बता रहा था कि आप एग्जाम में पास, वो निश्चित का मतलब शब्द से मैं बता रहा था कि निश्चित शब्द क्या होता है, लेकिन वो इसका उदाहरण नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे कहूँ यह पुस्तक है, भाई अभी पुस्तक है, जैसे मैं मेज पर कोई पुस्तक रखी, मैं कह रहा हूँ यह पुस्तक है, तो निश्चित है ना कि वो पुस्तक है, तो पुस्तक है भाई। यह है वह वे, ये सभी क्या है, निश्चित निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। वह अच्छी पुस्तक है। अब भाई जैसे आप जिस बुक का मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, ये अंकित भाटी सर की बुक है, तो मैं कह रहा हूँ कि यह एक अच्छी पुस्तक है, तो भाई सीधी सी बात है वो अच्छी पुस्तक है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। तो ये नहीं कि ये भी निश्चय है कि वह अच्छी पुस्तक है। वह पेन मेरा नहीं है, जब वो मेरा पेन है ही नहीं तो मैं यही तो कहूँगा कि वह मेरा पेन नहीं, तो सीधी सी बात है नहीं है, तो ये भी निश्चय है कि वो मेरा पेन नहीं है। अब देखो पुस्तक है, ये देखो पास की वस्तु है, यह वह अच्छी पुस्तक, यानी कहीं पर वो वस्तु दूर रखी होगी तभी तो आप कहोगे देखो वह पुस्तक जो है ना वो बहुत अच्छी पुस्तक है, तो इसका मतलब वो पुस्तक आपसे कहीं ना कहीं दूरी पर होगी, तो ये दूर वस्तु हो जाएगी। बात तो बताओ भाई, बात समझ में आई या नहीं? बात समझ में आ गई, चलिएगा भाई। तो ये हो गया निश्चयवाचक। अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। अनिश्चयवाचक का मतलब होता है जहां पर चीज अनिश्चित हो, निश्चित ना हो। जहां पर चीज कैसी हो भाई, निश्चित ना हो, यानी कि अनिश्चित है, तो वहां पर क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। चलिएगा भाई, यहां से देखो एग्जाम्पल को, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जिस सर्वनाम में किसी व्यक्ति वस्तु का निश्चित या स्पष्ट बोध ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। भाई देखो परिभाषा में ही देखो लिखा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये निश्चित है ही नहीं। जब निश्चित ही नहीं तो यह निश्चय होगा। जैसे कोई, अब भाई कोई आया है, कौन आया भाई, हमें क्या पता कोई, अभी कोई है, कोई भी हो सकता है। भाई कुछ ले आओ, मैं आपसे बोलूँ भाई कुछ ले, मैंने आपसे कहा भाई कुछ ले आओ, तो आप हमसे पूछे को क्या ले आए। भाई मैं कह रहा हूँ कि कुछ ले आओ, अभी पता ही नहीं है कि क्या लाना, भाई कह रहा है कि कुछ ले आओ। भाई कुछ भी ला सकता है, खाने की चीज़ ले आ सकता है, पीने की चीज़ या कोई खेलने की चीज़ ले आ सकता है। भाई वस्तु तो बहुत सारी होती है, वो कुछ भी ले आ सकता है, लेकिन ये पता नहीं है कि क्या लाना है। तो ये कैसा हो गया, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे कि ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। अब भाई कोई भी आ सकता है, जानवर आ सकता है, कोई मेहमान आ सकता है, कोई व्यक्ति आ सकती है, कोई महिला आ सकती है। भाई क्लियर ही नहीं है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो गया। घी में कुछ मिला है, अभी घी में क्या मिला है भाई, घी में कुछ भी मिल सकता है, क्या पता घी घी में छिपकली हो, घी में भाई इन्होंने पानी मिला दिया हो, घी में रिफाइंड मिला दिया हो, कुछ भी मिला सकता है। भाई कोई पता नहीं क्या मिला है, लेकिन घी में कुछ मिला जरूर है। तो जब पता ही नहीं है उस चीज़ का, तो अनिश्चयवाचक है। कोई आ रहा है, भाई कौन आ रहा है, भाई पता ही नहीं कोई आ रहा है, भाई पता ही नहीं। जब कोई चीज़ हमें पता नहीं होती तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, बस इतना याद रखो, आगे बढ़ें। अगला दिया गया संबंधवाचक सर्वनाम। भाई देखो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है संबंध, जब किसी दो व्यक्ति या वस्तु के बीच परस्पर एक दूसरे से संबंध स्थापित होते हैं, वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि जो और सो, जिसको और उसको, ये शब्द वे शब्द हैं जो संबंध को निरूपित करते हैं। जैसे कि जो बोओगे सो काटोगे। अब भाई किसान की यहाँ पे बात करी, किसान जो भी खेत में फसल बोएगा वही फसल उगेगी, यानी कि जो बोएगा सो काटेगा। तो जो का संबंध किससे हो गया, सो से। वह कौन है जो रो रहा है, तो भाई कौन का संबंध, वह का संबंध किससे, जो से। भाई कौन है वो जो कि रो रहा है। जो कल आएगा सो इनाम पाएगा, अब जो भी कल आएगा वही तो इनाम पाएगा। तो जो का संबंध किससे है, सो से, यानी कि जो आएगा उसी को इनाम मिलेगा। बात समझ में आ गई? यदि बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े। और अब की बार आता है भाई आज का हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम का अंतिम पॉइंट। और भाई ये एक लाइन का है, आपको सीधे याद हो जाएगा, और ये सबसे सरल है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा वही आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। कि प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग, अर्थात सर्वनाम में प्रश्न का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और प्रश्नवाचक सर्वनाम का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार से होता है, ये सभी को पता होगा। कौन है, वह कौन है, वह कहाँ है, वह क्या है, ये सभी क्या है, कौन कहाँ क्या, ये सभी आपके प्रश्नवाचक शब्द हैं। जैसे कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, भाई हमें नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, भैया मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ।
वह वहाँ कौन खड़ा है, मैं देखो आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम क्या खा रहे हो भाई, ये भी देखो प्रश्नवाचक चिन्ह, और देखो यहाँ पर चिन्ह भी लगे हुए हैं, तो आप आसानी से पहचान सकते हो। उम्मीद ये करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब भाई देखो संज्ञा और सर्वनाम, भाई देखो मैंने आपको परिभाषा बहुत ही अच्छे से समझाई है, बहुत ही अच्छे से, और भाई इतनी आसान भाषा में मुझे नहीं लगता कि मैं आपको और भी ज़्यादा आसान भाषा में समझाऊँ भाई, बिल्कुल आसान भाषा में समझाया भाई, और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब भाई आपके सामने आते हैं एग्जाम्पल। अब भाई चलेंगे आपके एग्जाम्पल्स जो कि आपके एग्जामों में पूछे गए। ये क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग, एसएससी जीडी 21 फरवरी 2024 की फर्स्ट शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है, तो देख सकते हो भी संज्ञा सर्वनाम से क्वेश्चन बनते हैं। अब भाई कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प है, उसी विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा का विकल्प हो। यहाँ पे हमें संज्ञा बतानी है कि कौन सी भाववाचक संज्ञा होगी। एग्जाम्पल है कि परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की रिक्त स्थान सदैव बनी रहेगी। भाई क्या बनी रहेगी, अब ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। ऑप्शन में क्या है कि चले जाने की कमी सदैव बनी रहेगी, भाई कमी भी हो सकता है, और कमी दिखाई तो देती नहीं, अदृश्य होती, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं भाई, कमी। भाई देखते हैं एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, भाई एग्जाम्पल भी देख लो भाई। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में देखो दिया गया कि उभार है, कांति है, कमी है, कटता। भाई देखो उभार बनी रहेगी, कांति बनी रहेगी, कटता भाई नहीं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही भाई, कमी बनी रहेगी। हमें एकदम सही सेंटेंस को चुनना है जो इस वाक्य को पूरी तरीके से सार्थक बना सके। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अब भाई एग्जाम्पल बचे, इसके बाद ये एग्जाम्पल आपके 32 क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, और इसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी आपकी। इसमें भी देखो कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा। भाई एग्जाम हॉल में जब भी क्वेश्चन आएगा तो जल्दबाजी में मेरे से एक भी क्वेश्चन गलत मत कर देना, क्योंकि भाई मैंने आपको बहुत ही मेहनत से पढ़ाया है, बहुत ही मेहनत से सिखाया, तो गलती तो करनी ही नहीं है। आज पुष्पा ने बर्तन ठीक से नहीं धोए हैं, कढ़ाई में अभी भी चिकना है, खटाई है या तेल है। भाई तेल है तो आपका ये तो मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, तो ये भाई कैसा ही आपका निश्चित परिमाणवाचक आ जाएगा। तो खैर विशेषण हो गया, वो तो खैर विशेषण हो जाएगा। लेकिन भाई अभी भी क्या है, कढ़ाई में चिकनाहट है। भाई चिकनाहट बोलेंगे, भाई क्या बोलेंगे, चिकनाहट है। बात समझ में आ गई, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें भी देखो हमसे क्या पूछा कि भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प कौन सा है। अब मैं कहीं नहीं जा सकता है, मैं रिक्त स्थान से चूर हो चुका हूँ, मैं थकाना से चूर हो चुका हूँ। भाई थकाना से भाई गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैं लिख से चूर हो गया, भाई मैं नाचना से चूर हो गया, नहीं, मैं थकावट से चूर हो गया हूँ। भाई ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, थकावट आपको दिखाई नहीं देती। अब भाई आप थक गए, मैं आपसे को भी दिखाऊँ कहाँ थक गए, भाई दिखाई थोड़ी देगी। भाववाचक संज्ञा कैसी होती, याद रखो, हमेशा अदृश्य होती है, जो चीज़ हमें नहीं दिखाई देती है बस। अब ना दिखाने का मतलब हो, अब जरूरी थोड़ी है कि भाई थकाना है, थकाना हो जाएगा, लेकिन भाई सेंटेंस भी तो देखो, सेंटेंस किस प्रकार से पूछा गया है। ठीक है, तो क्या होगा भाई, थकावट आप कहोगे चूर हो चुकी है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थान दिया गया है, फिर से पूछा है कि भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प है। रिक्त स्थान में इंसान एकदम बच्चा बन जाता है, दिन में इंसान एकदम बच्चा बनेगा। भाई दिन क्या भाववाचक संज्ञा, भाई कहोगे नहीं, भाई दिन में नहीं होगा। भाई घर में इंसान, भाई नहीं होगा। परिवार में नहीं। भाई बुढ़ापे में, भाई बात बिल्कुल सही है कि बुढ़ापे में इंसान जो होता है वो एकदम बच्चों की तरह कार्य करता है, तो वो बच्चा बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भाई बड़ा बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन आए थे इस बार आपके एसएससी जीडी 2024 में हिंदी में। आप लोग हिंदी में 100% स्कोर करना भाई। एक हिंदी हुआ, रीजनिंग हुआ, मैथ, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, यदि आप लोगों ने इनमें 100% स्कोर कर लिया तो भी सिलेक्शन से कोई नहीं रोकेगा। मैंने अपने महाविद्यालय से बहुत से किताब का अध्ययन किया, साहित्य का अध्ययन किया, साहित्यिक का अध्ययन किया, पाठ का अध्ययन। भाई देखो साहित्यिक का अध्ययन किया, भाई गलत होगा, भाई ये तो गलत हो जाएगा। भाई पाठ का अध्ययन किया, भाई नहीं, किताब का अध्ययन नहीं, भाई साहित्य का अध्ययन किया। भाई क्या होगा, भाई साहित्य का। मैंने अपने महाविद्यालय में बहुत से साहित्य का अध्ययन किया। भाई साहित्य रखेंगे तो भाई सेंटेंस एकदम क्लियर बनेगा, तो ये भी भाववाचक संज्ञा का विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा वाले विकल्प कौन से हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से सभी को आराम प्राप्ति हो। भाई आराम थोड़ी बोलेंगे, भाई लक्ष्मी जी से क्या मिलेगा, सभी को फल फूल प्राप्ति हो। भाई फल फूल भी नहीं बोलेंगे। विपन्नता, भाई विपन्नता नहीं, वो संपन्नता प्राप्त होगी। भाई बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। माँ लक्ष्मी की कृपा से सभी को संपन्नता प्राप्त होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि सीमा ने रोहिणी से कहा कि, यहाँ पे भी मैं भाववाचक संज्ञा बतानी है भाई।
सीमा ने रोहिणी से कहा कि रिक्त स्थान के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। कहा कि थकान के नाते, भाई देखो थकान के नाते नहीं होगी भाई, बचपन के नाते गलत, गुस्सा के नाते नहीं, इंसानियत के नाते भाई बिल्कुल सही है भाई। सीमा ने रोहिणी से कहा कि इंसानियत के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिएगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी देखो भाववाचक संज्ञा बतानी है कि सुरेश की बात की रिक्त स्थान को समझना बहुत जरूरी है। सुरेश की बात की गड़गड़ाहट को, भाई गड़गड़ाहट को थोड़ी होगा, गड़गड़ाहट को नहीं होगा भाई, चपल नहीं होगा क्योंकि चपल बिजली होती, कटु नहीं भाई, गंभीरता को समझना चाहिए। सुरेश की बात की गंभीरता को समझना चाहिए। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आप सभी देख भी पा रहे हो कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण आपके 2024 की परीक्षा में हर एक एग्जाम में आया भाई। तो भाववाचक संज्ञा हमेशा याद रखना, एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। आज के समय के तकनीक की बातें बहुत ज़्यादा हैं, समस्या, भाई देखो तकनीक की समस्या बहुत ज़्यादा है। क्या समस्या बोलोगे भाई, गलत। उपयोग बोलोगे, गलत। उपयोगिता बहुत ज़्यादा, भाई देखो आज के समय में तकनीक की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है भाई, बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा का विकल्प, भाई इसमें भी आपसे पूछा है कि वह बड़ा ही शांत लड़का है, रिक्त स्थान से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मतलब लड़ाई से उसका दूर दूर तक नाता नहीं है। थकना से उसका, भाई थकना तो गलत हो जाएगा। लड़ना से नहीं, लड़ना भी गलत हो जाएगा भाई। लड़ाई होगा या खेलना होगा। अब आप लोग बताएंगे तो आप कहोगे सर वह बड़ा ही शांत लड़का है, लड़ाई से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, वो किसी से भी लड़ाई नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भाववाचक संज्ञा का विकल्प पूछा है। और सभी देखो क्वेश्चन भी देखो 2024 में आए हुए हैं, सभी भाववाचक संज्ञा से पूछ लिए इस बार। कह रहा है कि विकास की आवाज़ में बहुत प्यास है, अभी प्यास नहीं बोलेगे। आवाज़ में बहुत दर्दनाक है, भाई दर्दनाक नहीं होगा भाई। मिठास है कि खटास, भाई खटास नहीं होगा, मिठास होगा भाई। विकास की आवाज़ में बहुत मिठास है, भाई क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भाई अभी तक 11 क्वेश्चन हुए, उम्मीद करते हैं 11 में से 11 क्वेश्चनों के आंसर आप लोगों ने बड़ी ही आसानी से दे दिए होंगे। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा का इसमें भी आपसे पूछा है कि आज भी लोग जय और वीरू की माता का उदाहरण देते हैं। भाई देखो जय और वीरू किस मूवी में थे, आप कहोगे सर शोले मूवी में थे। तो भाई वहाँ पर एक दोस्ती कायम हो रही थी, क्या हो रही थी भाई, आप कहोगे सर जय और वीरू की दोस्ती हो रही थी। देखो 7 मार्च को 2024 में आ गया। तो जय वीरू किस मूवी में थे, आप कहोगे सर शोले पिक्चर में थे भाई जय और वीरू। तो उनकी वहाँ पर क्या भाई दोस्ती बताई गई थी। तो जो दोस्ती बताई गई तो ये उसी का एग्जाम्पल है, जय और वीरू की दोस्ती का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, भाई इसमें आपसे फिर से पूछा है कि माँ ने आज जो दही जमाया है उसमें बहुत ज़्यादा खट्टी है, भाई गलत होगा, भाई गलत होगा, भाई सेंटेंस बिल्कुल अशुद्धि प्राप्त कर रहा है। उसमें बहुत ज़्यादा मीठी है, भाई गलत है। उसमें बहुत ज़्यादा पतली, भाई नहीं। उसमें बहुत ज़्यादा खटास है, भाई दही कैसा होता है, खट्टा होता है ना, तो खटास हो जाएगा। 13 का क्वेश्चन नंबर का सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें और उचित संज्ञा शब्द। भाई देखो इस बार 2024 में जो आपकी शिफ्ट थी उनमें से संज्ञा वाले चैप्टर में भाववाचक संज्ञा बहुत ज़्यादा पूछी गई थी। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, सभी संज्ञाओं को अच्छे से पढ़ के जाना है। रिक्त स्थान तरल अवस्था में होता है, भाई क्या तरल अवस्था में होता है। अब भाई ये तो आपको ऑप्शन से ही पता चलेगा। ऑप्शन में क्या दिया, सुंदरी। सुंदरी क्या तरल अवस्था में, भाई क्या वह तरल, भाई देखो पारा। पारा क्या होता है, Hg। और पारा कैसी अवस्था में पाया जाता है, तो पारा जो होता है आपका तरल पदार्थ है, तरल अवस्था में पाया जाता है। पारा को किससे डिनोट करते हैं, भाई मैंने आपको साइंस में बताया था केमिस्ट्री की क्लास में, Hg से। Hg क्या होता है, पारा। पारा का एस मर्क्यूरी इसको भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी। हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के रिक्त स्थान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। भाववाचक संज्ञा का पूर्ण वाक्य उपयोग कीजिए। हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के मोटापे का, भाई मोटे व्यक्ति का मोटापा होगा, बूढ़े व्यक्ति का नहीं होगा। बूढ़े व्यक्ति के बूढ़ा का, भाई बूढ़े व्यक्ति के बुढ़ापे का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भाई कौन सा विकल्प होगा, भाई आप कहोगे सर सी होगा। बस आगे बढ़ो भाई, आ गया तो भाई आगे बढ़ो, ज़्यादा इसमें तो कुछ भी है ही नहीं। इस रिक्त स्थान की संज्ञा का प्रयुक्त संज्ञा का उपयोग करना कि वह अभी अभी किसी के घर गया है, वह अभी अभी लोकेश के घर गया, वह अभी अभी दूसरे के घर गया है, वह अभी अभी कोई के घर आया। भाई कोई तो गलत हो गया, तो सर्वनाम है, हमसे संज्ञा पूछा है। किसी, किसी क्या, ये भी आपका सर्वनाम होगा, ये भी आपका सर्वनाम है, तो गलत हो गया। दूसरे नहीं भाई, संज्ञा पूछा तो लोकेश क्या है, एक नाम है, नाम क्या है, वही तो संज्ञा है। तो लोकेश के घर गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। संज्ञा क्या होता है, नाम है, तो नाम किसका है, लोकेश का। क्लियर, ऐसे याद रखो हमेशा।
चीज़ को हमेशा आपको अच्छे से समझ के चलना है। तपस्वी ने बहुत तपने के पश्चात यह सिद्धि प्राप्त की है। इस रेखांकित शब्द में भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा भाई? तपने का भाववाचक, तपने का भाववाचक संज्ञा जो कि हमें दिखाई नहीं दे, अदृश्य रहे, तो क्या होगा? तो आपका उत्तर तपस्या होता भी, बिल्कुल बात सही है। तपस्वी क्या करेगा भाई? तपस्या करेगा भाई, तपस्या करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आई या नहीं बताओ? यदि मेरे दोस्त आपको बातें समझ में आ रही हो तो भाई सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दो भाई। लाइक और सेशन को शेयर जरूर किया करो भाई आप लोग, ठीक है। और आप सभी जानते हो कि आप लोगों के सपोर्ट की भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, तो प्लीज़ आप लोग इस परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर करेंगे भाई। मेरा एक छोटा सा सपना है कि मैं इस फैमिली को भाई 50,000 सब्सक्राइबर तक देखना चाहता हूँ। यानी कि कहने का मतलब है कि 50 के, यदि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसा ही बना रहेगा और आप लोग जितनी जल्दी चाहोगे भाई उतनी जल्दी इस टारगेट को हम पूरा कर लेंगे। तो भाई इस सपने को पूरा करने के लिए भी आप लोगों का सहयोग चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग यहाँ तक हमारा सपोर्ट करने की कोशिश ज़रूर करिएगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप इस परिवार के एक सदस्य हैं। तो सदस्य के नाते भाई आप लोग हमारे भी इस परिवार के सदस्य बन चुके हैं, और आप लोग प्लीज़ इतना ज़रूर सपोर्ट करिएगा इस फैमिली को 50K तक ले जाने के लिए, ठीक है भाई। उम्मीद करते हैं आप लोग इस सपोर्ट में हमारा साथ जरूर देंगे भाई सभी लोग, ठीक है भाई। चलिएगा अब भाई देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि जीवन में रिक्त स्थान होना अति आवश्यक है। जीवन में आप होना, भाई देखो हमें संज्ञा भरनी है। संज्ञा भाई आप नहीं है, अपना नहीं है, कोई नहीं भी, मधुरता। मधुरता क्या, ये संज्ञा शब्द हो जाएगी। तो क्या कहोगे? जीवन में मधुरता होना अति आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किसी वाक्य में भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और जातिवाचक शब्द का सही क्रम होगा? इसमें क्या करना है? भाववाचक संज्ञा हो, इसके बाद समूहवाचक संज्ञा हो और आपकी जातिवाचक संज्ञा, तीनों संज्ञाओं का एक क्रम पूछा गया है। देखो इसमें देखो ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ो भाई। देखो क्या कह रहा है, चांदी। चांदी को मैंने आपको क्या बताया था? चांदी आपका एक ये द्रव्यवाचक संज्ञा, तो चांदी तो होगा नहीं। पानी भी द्रव्यवाचक संज्ञा, ये भी नहीं होगा, तो गलत हो गया। कावेरी नदी का नाम है, तो ये क्या हो गया भाई? ये तो हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा, ठीक है भाई। दिवाली, दिवाली का हो गया भाई, गलत हो जाएगा। वर्षा, भाई वर्षा भी गलत हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। दासत्व, घौद, जुलाहा। मकान, भाई मकान जैसे मोहद मकान है, जातिवाचक संज्ञा। काला सागर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया भाई। मैना, भाई ये भी जातिवाचक में आ जाएगी, तो ये भी गलत। तो भाई एक ही ऑप्शन बचा, जब तीन गलत हो गए तो यही आंसर होगा भाई, दासत्व। दासत्व क्या है? ये भाव है। घौद एक भाई समूह होता है। जाति भाई जुलाहा, जुलाहा भाई बहुत सारे जुलाहा होते हैं, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा का कहाँ पर गलत प्रयोग हुआ है, उसमें त्रुटि पहचानो। घर में घी पीसा गया, भाई घी को पीसा जाता है क्या? भाई घी को पीसा थोड़ी जाता है भाई। देखो पहला ही पॉइंट हमें गलत मिल गया, पीसा कैसा है? गलत है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दोस्तों? त्रुटि है। तो आप कहोगे सर 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। घर में घी पीसा गया, भाई देखो घी नहीं पीसा जाता, देखो पीसा गया भाई घी। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ की गलती हो गई है, जानते हो क्या? या इसमें तो घी को गलत करो भाई। घी, घर में घी पीसा गया भाई, नहीं। घर में और कुछ पी सकता है भाई, घी नहीं पीसा जाता। घी तो भाई तरल पदार्थ, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी में त्रुटि हो जाएगी भाई। ऑप्शन नंबर सी में त्रुटि होगी भाई, घी नहीं पिसेगा और कुछ पिसेगा भाई, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई भाई? घी पीसा गया ये द्रव्यवाचक संज्ञा का इसमें गलत प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी में गलती होगी भाई, बी में ए में नहीं होगी भाई, ठीक है। घी नहीं पीसा जाएगा, तो घी का यहाँ पे गलत है। मसाला पीसा गया ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द में कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाई भाववाचक संज्ञा नहीं है पूछा है, ठीक है। आलस, समृद्धि, सज्जन या लघुता। भाई देखो सज्जन क्या है भाई? सज्जन व्यक्ति हो सकता है, सज्जन व्यक्ति हो सकता है, तो यहाँ पर क्या व्यक्ति के बारे में बताएगा? ऑप्शन नंबर सी ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। आलस्य, समृद्धि, लघुता ये भाववाचक संज्ञा है। सज्जन क्या है? यह सज्जन व्यक्ति है, सज्जन लोग हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। क्षेत्र को लेकर भारत पर संघर्ष अब आम बात हो गई है। इसमें बताना है भाई रेखांकित शब्द क्या था भाई? क्षेत्र। रेखांकित शब्द क्या था मेरे सिर? क्षेत्र था। क्षेत्र का हमें क्या बताना है? भाव। क्षेत्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा भाई? क्षेत्र का भाववाचक संज्ञा, तो आप कहोगे सर क्षेत्र का भाववाचक संज्ञा क्षेत्रीयता होती है। क्षेत्रीयता ऑप्शन नंबर बी। छत्री नहीं होगा भाई, क्षेत्र की बात हो रही है। नेक्स्ट, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, संज्ञा शब्द का प्रयोग करें। डॉक्टर रिक्त स्थान का परीक्षण करता है। भाई डॉक्टर रोगी का ही तो परीक्षण करेगा भाई। ऑप्शन नंबर ए रोगी क्या है? आप कहोगे सर रोगी, इसमें संज्ञा शब्द हो जाएगा। 23 का क्या कहोगे सर? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द
द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जिसको नापा जा सके, तौला जा सके। तो देखो पहला ही ऑप्शन है कोयला। कोयला को भी तोला जा सकता है, 1 किलो तोला, 2 किलो कोयला, 3 किलो, तो भी इसको तोला जा सकता है, ठीक है। लेकिन सूरज को थोड़ी तोड़ेगा। सूरज क्या है? व्यक्तिवाचक है। साहस भाववाचक है। विद्यार्थी जातिवाचक है, तो गलत हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। रिक्त स्थान में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? यह मूर्खता किसने की है? किसी ने जोर से चित्कार की। यह गाड़ी किसकी है भाई? संचार का संचालन और नियमन कौन करता है? भाई देखो जहाँ से प्रश्न पूछेगा वो तो आपका प्रश्नवाचक है, लेकिन इसमें क्या पूछा है? जो प्रश्नवाचक का सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। किसी ने जोर से चित्कार किया, किसी ने किया है भाई, यहाँ पर निश्चित नहीं तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी ये इसका उदाहरण नहीं है। ये उसका उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। जहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है भाई आपको सर इसमें क्वेश्चन मार्क, तो ये गलत हो जाएगा, यही तो गलत दिया गया है, तो ये इसका उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य जो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है पूछा है। जो व्यक्ति आपत्ति में विचलता नहीं होता वह अपना अवश्य अपनी मंजिल को पा लेता है। यह अच्छा विचार है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है। जिसे चोट लगती है वही पीर समझ सकता है। तो भाई जिसे का संबंध किससे? वह से संबंध है। जो का संबंध वह से है। जो का संबंध यहाँ से भी वह से, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी में क्या यह अच्छा विचार है? तो ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण ही नहीं है। क्या कहोगे सर? 26 का ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंध शब्द में त्रुटि हुई है? तुम तो बहुत व्यस्त हो, उसने अपने मालिक को काम से निकाल दिया। हमारे से अब नहीं, अब यह सब नहीं होता है। आप लोग बहुत बड़े आदमी हैं। हमारे से नहीं होगा भाई, हमसे अब यह सब नहीं होता है। तो क्या कहोगे सर? 27 का ऑप्शन नंबर सी में त्रुटि है। हमारे से इसमें त्रुटि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का भाई एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य की पहचान कीजिए। इसमें एक अशुद्धि है, उसकी दोस्तों हमें पहचान करनी है भाई। पहचानेंगे भाई सभी लोग। यह वही आदमी है जिसका पुत्र परीक्षा में अव्वल आया है। जो मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं। यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते हो। मेरी वह किताब खो गई, एक मैंने कल पुस्तक मेले से खरीदा। खरीदा तो भाई एक मैंने कल पुस्तक मेले से खरीदा था कि मैंने एक पुस्तक मैंने कल एक पुस्तक मेले से खरीदी थी। तो त्रुटि समझ में आ गई। तो त्रुटि कहाँ भाई? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी वाला सेंटेंस बिल्कुल अशुद्ध दिया गया है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एक संकेतवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? संकेत जहाँ पर मिलता है। नदी में पानी नहीं है। यह मेरी पुस्तकें हैं। यह लड़का इस कक्षा का मॉनिटर है। वह आदमी एक विदेशी जासूस है। वह आदमी एक विदेशी जासूस है। तो यहाँ पर देखो वह आदमी संकेत कर रहा है तीसरे व्यक्ति की ओर। यह लड़का संकेत कर रहा है ये मेरी पुस्तकें, ये भी संकेत कर, लेकिन नदी में पानी बह रहा है भाई, ये नहीं होगा। यह संकेतवाचक का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। नहीं है पूछा है, तो भाई गलती मत करना। इसमें गलतियां कर देते हैं कुछ लोग, बता देते हैं भाई सर्वनाम का उदाहरण है, कुछ कहते हैं नहीं है। तो क्वेश्चन में दिया गया नहीं है। आप कुछ पूछना चाहते हैं भाई, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो भाई पहला ही मिल गया, ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। अपने आप देखो निजवाचक का उदाहरण है। अपने आप इसमें भी देखो आ गया, अपने आप इसमें भी आ गया। तो ये सभी क्या? ये सभी तो उदाहरण है, लेकिन ये वाला उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आज का दोस्तों हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि दी गई है? मुझे पता है कि आज वह यहाँ आएगा। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। वह तो बिल्कुल पत्थर बन गया। तुम तेरा घर स्वयं खुद संभालो। भाई देखो तुम तेरा घर क्या होता है भाई? यहाँ पर देखो त्रुटि है। यहाँ पे क्या है? त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प एकदम राइट आंसर हो जाएगा। भाई डी में क्या है? अशुद्धि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम लास्ट क्वेश्चन है मेरे शेर। इसके बाद आज से ये चैप्टर संज्ञा सर्वनाम का हमारा कंप्लीट होता है। वह गाड़ी के पास सो रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करके इस वाक्य को पुनः लिखिए। इसी सेंटेंस को हमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम बनाना है। कोई गाड़ी के पास सो रहा है। भाई कोई है जो गाड़ी के पास सो रहा है। भाई आप कहोगे जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई। पहला ही ऑप्शन मिल गया, यही आ जा हो जाएगा। कोई है जो गाड़ी के पास सो रहा है। जो कोई क्या होता है भाई? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। वह स्वयं गाड़ी के, भाई स्वयं ये निजवाचक सर्वनाम होगा, गलत। वह गाड़ी के पास, गलत। कौन गाड़ी के पास? ये प्रश्नवाचक है। ये कैसा प्रश्नवाचक? तो ये भी गलत हो जाएगा। तो भाई पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई। क्या पूछा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा कि कोई गाड़ी के पास सो रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
तो भाई ये चैप्टर हो गया है हमारा कंप्लीट। तो इसमें आपके जो 1 से लेकर 32 तक के जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन थे वो भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और संज्ञा और सर्वनाम की भाई परिभाषा भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, तो उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। तो भाई संज्ञा सर्वनाम से यदि कुछ भी एग्जाम में पूछेगा तो भाई इससे बाहर नहीं जाएगा। मेन जो पॉइंट थी वो थी आपकी परिभाषा, आप लोगों ने अच्छे से समझ ली होगी। अब एग्जामिनर कोई भी एग्जाम्पल आपको दे दे तो भाई घबराना नहीं है, आप लोग बड़े ही आसानी से बना लोगे, ठीक है भाई। तो ये 32 क्वेश्चनों की एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और भी यदि आप क्वेश्चन चाहते हो तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे सारी चैनल की। चैनल को ज्वाइन कर लेना, उस पर पीडीएफ मैंने हिंदी के प्रोवाइड करा रखे हैं। तो भाई बहुत सारे पीडीएफ, तो थोड़ा सा सर्च कर लेना, थोड़ा सा ढूंढने में समय लगेगा तो आपको वहां से मिल जाएंगे। या आपके पास कोई भी हिंदी की किताब हो, उसमें संज्ञा और सर्वनाम के जितने भी एग्जाम्पल्स दिए भाई उनको एक बार अच्छे से सॉल्व कर लेना आप लोग, ठीक है भाई। अच्छे से सॉल्व कर लेना तो और भी अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाएगी। चलिएगा दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। तो हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, और कल से हमारा एक नया चैप्टर आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे लिंग, वचन और कारक। ठीक है भाई। क्या पढ़ने वाले हैं कल की क्लास में? कल हिंदी की क्लास में पढ़ेंगे हम लिंग, वचन और कारक वाला हम चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो कल की क्लास में आप लोग सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर जुड़ेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।